नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं सभी दर्शकों को और सभी 143 करोड़ देशवासियों। आज शपथ भी लेना है आप सबको। शपथ पर कार्यक्रम के अंत में बात करें, क्योंकि आजादी का पर्व है। तो मोदी जी ने तो कई शपथ दिलवाई हैं, लेकिन एक शपथ हम लोग भी लेंगे। हम दिलवाएंगे नहीं, हम साथ साथ लेंगे। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आगे बढ़ने से। हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक ताली नहीं आप बजा देंगे। देखा लाल किले से ना आज आपने? तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक आप ताली नहीं बजा देंगे। उसके बाद लकीर, किसी की लकीर छोटी करने में अपना ऊर्जा मत बर्बाद कीजिए, कतई मत बर्बाद कीजिए। वो सारा काम मोदी जी को करने दीजिए। सुबह उठते हैं तो नेहरू की लकीर मिटानी शुरू करते हैं, इरेजर लेकर उठते हैं। नेहरू की लकीर मिटानी शुरू करते हैं और रात में इंदिरा गांधी की लकीर नहीं मिटा पाते हैं तो उस पन्ने पर स्याही फेंक कर सो जाते हैं। स्याही फेंक देते हैं, लकीर मिटे न मिटे उसी में गायब हो जाएगी। जिसका नित्य प्रति का यही रूटीन है, दिनचर्या है हिंदी में, दिनचर्या। वह महान व्यक्तित्व लकीर न छोटी करने की बात करता है। डेमोग्राफी घुसपैठ के बगैर तो बात पूरी ही नहीं हो सकती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, मुश्किल समय में, मुश्किल समय आप तैयार रहें। मुश्किल समय के लिए तैयार रहें, उसमें आपको त्याग, बलिदान, कुर्बानी जो भी करनी हो उसके लिए तैयार रहें। ये मुश्किल समय के लिए तैयार रहें, इस लाइन को मैं अभी भी एक सावधानी कहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मुश्किल समय के लिए तैयार रहें, यानी 11 साल में वो हालात बना दिए गए हैं, अब आपको मेंटली प्रिपेयर किया। और पूरे भाषण में एक शब्द, उसको अलग से रेपुटेशन मेडल लॉन्च होगा और मिलेगा रेपुटेशन मेडल। चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए। ये चाहिए, ये पहला जब लाल किले के प्राचीर से पहला भाषण कोई देता है तब ऐसा होना चाहिए। जब 12वां भाषण कोई ठोकता है तब ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहिए, मुझे सूरज पर रोटी सेक कर और फुला करके खाना चाहिए आज शाम में, लेकिन उसके लिए उद्यम कोई करना चाहिए, परिश्रम कोई करना चाहिए। और उसके अलावा एक और बात अंडरलाइन कर लीजिए, आत्मनिर्भर विकसित भारत बनने के लिए आप लोग परिश्रम कीजिए, सरकार आपके साथ। परिश्रम सरकार को करना चाहिए, पूरा पूरा उल्टा चला दिया। सरकार को परिश्रम करना चाहिए, जनता साथ होती है। जनता परिश्रम करे, सरकार साथ होगी, खाली इशारा कर करके। ऐसे सारी बातें भी हम लोग लाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, आज कहा है कि लोगों के लाइफ में सरकार होनी चाहिए। लाइफ में सरकार, अब और कितना सरकार लाइफ में घुसाओगे? घर में बेटा बाप से लड़ जा रहा है कि मोदी जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। बाप कहता है बेटा आगे 5 साल बाद भोगोगे, तो थाली खींच लेता है सामने से बाप के बेटा। और कितना घुसोगे लाइफ में? भाऊ को लाइए, अब भाऊ को लाइए, जरूरी है। भाऊ स्वागत है। क्या क्या होना चाहिए, मैं शुरुआत करता हूं उससे। 11 साल बाद अपने 12वें भाषण में 11 साल के अपने नाकामी को मोदी जी ने बताया तो नहीं है, लेकिन लोगों को सुदर्शन चक्र के आड़ में, सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण ने सूरज को ढक लिया था। बताया आज कहानी। आज मोदी जी ने अपने सुदर्शन चक्र, तो हम नाम भी नहीं लेंगे, क्यों हम अपने जो है धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचावे, लेकिन अपने चक्र से, लफाजी चक्र से पूरे झूठ को ढक लिया है। 12 साल की नाकामियों को ढकते हुए ये भाषण दिया है, आपको फिर से डाइवर्ट करने के लिए।
मैं एक खाली खबर दिखाऊँगा और उसके बाद भावुक पास आऊँगा, जरा पहला स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा, सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगा। संकट में रोना नहीं, हिम्मत से लकीर लंबी करनी है। लाल किले से बोले पीएम, अब हटाइए, हटा दीजिए इसको। संकट में रोना नहीं है भाऊ, 11 साल की उपलब्धि है ये। देखिए आशीष जी, ये 12वां भाषण था और हाँ, मैं ये सभी विद्यार्थियों को, नौजवानों को खासकर रिक्वेस्ट करूंगा, आज स्वतंत्रता दिन है, आपके पास समय होगा, आज छुट्टी है। यूट्यूब पे उनको उनके 12 के 12 भाषण अवेलेबल है। हाँ। आप पहले भाषण से लेके 11वें भाषण तक यदि इसका निचोड़ निकालोगे तो आपको सीक्वेंस भी बदली नहीं होगी। सीक्वेंस से वही चीजें मिलेगी जो आपको इस भाषण में मिलेगी। इस भाषण में क्या मिला है? किसानों की आय, किसानों के लिए काम करना है। महिलाओं ने योगदान बहुत दिया है, महिलाओं के लिए काम करना है। रोजगार बनाने के लिए नई योजना ला रहा हूं, आपकी इनकम बढ़ाने के लिए नई योजना ला रहा हूं, जीएसटी का सरलीकरण कर रहा हूं, आपको कानून व्यवस्था ठीक कर रहा हूं, कोई विदेशी ताकत अपने तरफ आंख मूंद के नहीं देख सकती। हम विश्व में तीसरी आर्थिक व्यवस्था बनने जा रहे हैं। 2047 तक हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। खेल कूद में हम आगे नई नीति ला रहे हैं। हर साल नीति आती, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे गर्व है कि हमारे बहनों पे, जब एनडीए से पहला बैच निकला महिलाओं का, तो मुझे गर्व है। इसके पहले कई जगह पे और गर्व था। ऐसा ही स्मार्ट सिटी का एक बीच में लॉलीपॉप आ गया था। अभी कल परसों मैंने किसी को स्मार्ट सिटी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा ये तो बंद हो गया, फंडिंग ही बंद हो गया, उसका प्रोजेक्ट ही बंद हो गया ये सब। तो क्या करते ये पूरे 11 साल में इनकी घोषणाएं यदि आप देखें तो उसमें से कितनी क्रियान्वयन हुई, यदि ये आप देखोगे तो 2% का भी रेशो नहीं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण बड़े कान देके सुनता हूं कि कुछ बदलाव आएगा। मैं प्रधानमंत्री को एक बात के लिए आज बधाई दूंगा आशीष। ऐसा नहीं कि बहुत दिनों से जो हम बार बार कहते थे उन्होंने आज वो कर दिखाया। सबसे पहले उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का योगदान बताया संविधान निर्माण में। कम से कम जवाहरलाल नेहरू का कुछ तो योगदान बताया। आज तक जवाहरलाल नेहरू इस देश पे लायबिलिटी थे, इस देश पे कलंक थे। जवाहरलाल नेहरू ने जो भी कुकर्म इस देश में हुए हैं सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ने किए हैं। यही, चाहे संसद सदन हो, चाहे बाहर की रैलीज हो, चाहे मन की बात हो, चाहे धन की बात हो, सभी में जवाहरलाल नेहरू आते हैं। आज उन्होंने पहली बार कहा, जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, भले ही संविधान निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का योगदान था, ऐसा उन्होंने बोला। इसलिए प्रधानमंत्री जी का साधुवाद। और जवाहरलाल नेहरू की कम से कम जहां भी हो, जवाहरलाल नेहरू की आत्मा को शांति लगे, क्योंकि कम से कम एक नाम पे उनका उद्धार हुआ कि उनका जन्म लेने के बाद इस भारत भूमि पे उन्होंने कोई एक अच्छा काम किया। ये आदरणीय मोदी जी जो युग पुरुष है, जो अजन्मे है, जो अविनाशी है, उन्होंने आज रेखांकित किया। दूसरी बात, पहली बार वो मुंह से पाकिस्तान शब्द बोल गए, नहीं तो हमेशा पड़ोसी देश बोलते हैं। आज उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने जब हमारे सामरिक ठिकानों पे हमला किया, हमारे सिविलियंस पे हमला किया, तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। बहुत सारी बातें की। उनके प्रारंभिक भाषण में कहीं ना कहीं मुझे 50% टैक्स, चाइना ने जो टाइट किया भारत को फर्टिलाइजर बंद करके, और जो मिनरल्स, जो मेजर मिनरल्स है वो देकर, कई चीजें उन्होंने बताई थी। उन्होंने एक नया ज्ञान दिया। आज मुझे वो अभी हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने एक सब्जेक्ट दिया कि कई साल पहले भारत में सेमीकंडक्टर की फाइलें आई थी और वो धूल खाती हुई पड़ी गई। अब मुझे ये नहीं मालूम सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट आने के पहले भारत में सेमीकंडक्टर की फाइलें तैयार हो गई थी। ये अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं। मुझे देखना है कब सेमीकंडक्टर का पहला प्रोजेक्ट भारत में शुरू हुआ और कब उसको धूल खाते हुए पुरानी सरकारों ने अंदर रख दिया। इस पुरानी सरकारों में अटल बिहारी सरकार भी आती है, जिन्होंने कई 5 साल से ज्यादा का समय राज किया। वो अटल जी भी नाकाम रहे उसको लाने के लिए। कई चीजें उन्होंने बोली। घुसपैठ, मुझे लगता है घुसपैठियों की बार बार बात करके वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के उस कुकर्मों पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे थे। अब मेरा सवाल ये है, और नौजवानों के लिए भी आपको सोचना चाहिए, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिएगा। प्रधानमंत्री का भाषण सुनते समय थोड़ा सा इतिहास अपने को रेफर करना पड़ता है, अपना खुद का, क्योंकि कई बार इतिहास को तोड़ मरोड़ करके बोल देते हैं। 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी सीमाएं तक सुरक्षित नहीं रख पाई। लगातार घुसपैठिए घुस रहे हैं भारत में, लगातार घुसपैठिए भारत में घुसकर पूरा कब्जा कर रहे हैं। और यदि 2014 के पहले घुसे हुए घुसपैठियों की वो बात कर रहे थे, तो 11 साल उन्होंने किया क्या? 11 साल सिर्फ चुनावी लड़े क्या? 11 साल सिर्फ ईडी की रेड करवाई? 11 साल सरकारें गिरवाई? 11 साल सरकारें कब्जा करते रहे? ये सारी बातें 11 साल करते रहे क्या? यदि बिंदुवार मैं बता दूं, तो उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर, सीड्स, पानी हम सब किसानों को दे रहे हैं। जब ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, तो किसान कई शहरों में फर्टिलाइजर के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। फर्टिलाइजर आउट ऑफ रीच हो गया है। आप फर्टिलाइजर की कीमतें आसमान छू रही है, किसान के हाथ से चली गई। यदि किसान का योगदान है इस देश में, तो सरकार का योगदान किसान के प्रति क्या है, ये सरकार बताए। ना पानी मिल रहा है किसानों को, ना बिजली मिल रही है, ना सड़क है, ना भंडारण की सुविधा है, ना उनके उपज को कोई सिस्टम है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि हमको इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम फ्रूट्स में सबसे बड़े प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। हम धन धान्य में नंबर 2 के हैं, सब्जियों में नंबर 2 के हैं। ये तो हमारे किसानों की उपलब्धि है। आपकी उपलब्धि क्या है? क्या आपने उनको निर्यात बाजार करवा दिया? आप कहते हैं कि 4 लाख करोड़ का निर्यात हो रहा है कृषि का। ये निर्यात किसान संगठनों ने खुद किया। यदि अंगूर आज विदेश में जाता है भारत का, तो ग्रेप्स ग्रोअर्स एसोसिएशन की मेहनत है कि जो की है। सरकार का इसमें क्या योगदान है, सरकार बताए। आज अमेरिका में यदि भारत के कृषि उत्पादन के ऊपर, कृषि का उत्पादन भारत का जाता है अमेरिका। यदि श्रिम्प, जो हमारे मछुआरे हैं, उनकी झींगे जो है, वो आज तेलंगाना पूरा मतलब पूरा आंध्र प्रदेश आज बीमार स्थिति में पड़ा है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा जो कंसाइनमेंट है झींगों का, वो अमेरिका जाता है। आज वहां से कोई ऑर्डर नहीं, 50% टैरिफ लगा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? किसानों ने तो अपना काम कर दिया। क्या आपने किसानों को वो कर दिया, दुगनी आय हो जाएगी? क्या किसानों की आय दुगनी होगी? प्रधानमंत्री के किस बात पे विश्वास करें? प्रधानमंत्री 6,000 रुपए क्विंटल का रेट बोल के आए थे सोयाबीन का। आज सोयाबीन 3,000 4,000 में दम तोड़ रहा है, और प्रधानमंत्री इस मायने में चुप है। क्या चुनावी जुमले, अब ये जुमले, जो चुनावी जुमले आप देते हैं, उस जुमले को आप क्या अब एक जामा पहनाने का, या जुमलों को यथार्थ हो गया करके ये बताने का लाल किले के प्राचीर का उपयोग कर रहे हैं? यदि इस किसान इस देश में आज, मैं महाराष्ट्र की बात करूं, तो विदर्भ में यदि किसान 3 महीने में 700 किसान अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, तो किसानों की स्थिति इस देश में क्या है? किसानों ने अपना काम कर दिया। किसान कभी पीछे मुड़ता नहीं। लेकिन आपने किसानों के लिए क्या किया? मजदूरों के लिए क्या किया? आप 10 कहते कि हमने रेहड़ी वालों के लिए किया, वो किया। क्या वो क्रियान्वयन हुआ है कि कागज में रह गई है? नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो घोषणाएं बहुत करते हैं, क्रियान्वयन नहीं हो पाता। जो आंकड़े उनके पास आते हैं, वो फर्जी आते हैं। मैं एक आंकड़ा बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि देश 25 करोड़ लोग देश के गरीबी रेखा के ऊपर उतरे हैं, निकले हैं। जब नरेंद्र मोदी जी ने सरकार 10 साल 11 साल पहले जब नरेंद्र मोदी ने सरकार की, तो देश की आबादी मैं समझता हूँ 120 करोड़ होगी। 120 हाँ, करोड़ में से 1 करोड़ में से 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, वो गरीबी रेखा के नीचे है। 81 करोड़ लोग वो है कि जिनको 5 किलो अनाज नहीं मिलने से रात को वो भूखे सो जाते हैं। ये प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है, मैंने नहीं कहा। तो यदि 81 करोड़ 120 करोड़ में से निकल जाए, तो 40 करोड़ लोग बचते हैं। और उस 40 करोड़ में से 25 करोड़ लोग आपने गरीबी रेखा के ऊपर उठाए। ठीक है? 81 करोड़ लोग तो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के आपने ऊपर उठाए हैं। अब 81 में 25 जोड़ दो, तो आप तो 100 करोड़ हो जाता है। तो क्या इस देश में गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा के ऊपर सिर्फ 20 करोड़ लोग थे? क्या अटल जी की सरकार में भी यही हालत थी? आजादी के लेके 2014 तक क्या गरीबी रेखा के नीचे इस देश के 100 करोड़ जनता थी? या पूरा देश ही गरीबी रेखा के नीचे था? क्या नरेंद्र मोदी स्वयं गरीबी रेखा के नीचे थे? क्या नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में पूरे मंत्री, जितने सांसद है, सारे विधायक है इस देश के, सब गरीबी रेखा के नीचे थे? क्योंकि 100% गरीबी रेखा के नीचे थे, ऐसा ही माना जाएगा। आप आंकड़े देते समय इस आंकड़ों का क्या आधार है, कौन से? यदि 25 करोड़ रुपए लोग गरीबी रेखा के ऊपर निकले हैं, तो इस देश में 100 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, क्योंकि अभी भी 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे ही है। मैं मानता हूँ। आप कई बात कहते हैं। आपने कहा कि हमारे देश में R&D का बहुत काम होना चाहिए। R&D का काम होना चाहिए। आप अपने बजट में देख लीजिए, शिक्षा पे बजट का आवंटन क्या है जीडीपी का? आप 5% देने वाले थे, आज कई सालों हो गए 5% नहीं जा रहा है। आप 3% से ज्यादा, 3% भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये भी शिक्षा नहीं। प्राइवेट हो रही है,
शिक्षा और स्वास्थ्य कैसा है। अभी आप देखिए विसंगति कितनी देखिए, क्योंकि अभी भी भाषण के एंड में जिन्होंने कहा, उन्होंने आरएसएस के 100 साल होने पे गर्व किया, उन्होंने आरएसएस के स्वयं सेवकों को नमन किया, उन्होंने आरएसएस को नमन किया, आरएसएस सबसे बड़ा एनजीओ बताया। मैं उस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने आरएसएस के लिए जो महिमा मंडन किया, ऐसा नमन करने से क्या मतलब है, जिस आरएसएस की जरूरत हमको नहीं, ये आपने बोल दिया। आपके पार्टी के अध्यक्ष आज भी अध्यक्ष बने हुए हैं जेपी नड्डा, जब वो कहते हैं कि आरएसएस की अब हमको जरूरत नहीं है, जिस संगठन की जरूरत आपको नहीं है, उस संगठन की देश को क्यों जरूरत हो, तो उसको महिमा मंडन करने की क्या जरूरत है। क्योंकि हमें पता है कि अंदरूनी झगड़े में ये आपकी मजबूरी थी कि आपको आरएसएस के 100 सालों के लिए साष्टांग दंडवत करना है, क्योंकि अभी आप अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पाए। जो पार्टी अपना अध्यक्ष अभी तक नहीं नियुक्त कर पाया, 2-2 ढाई-ढाई साल से अध्यक्ष एक्सटेंशन पे है, वहां आप समझ सकते हैं। तो एक तरफ संघ की कोई जरूरत नहीं है कहना, संघ को आप कितनी इज्जत देते हैं, कितना नतमस्तक होते हैं, हम देखते हैं। जब नागपुर में जाते हैं तो आप कितनी बार संघ को जाके मिले। जब अमित शाह जाते हैं, संघ की जो महापुरुष है उनकी जो समाधियां थी, उन समाधियों के पास कार्यक्रम करके आते हैं, लेकिन समाधि पे श्रद्धांजलि देने नहीं जा सकते। ये आपका संघ के प्रति समर्पण है। लेकिन चुनाव नजदीक आते से आपको संघ याद आ जाता है, चुनाव नजदीक आते से आपको आंबेडकर फुले याद आ जाते हैं। आपने कहा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती है, और 200वीं जयंती के लिए हमको ज्योतिबा फुले के लिए हमको उनके विचारों का आकलन करना होगा। सिर्फ जयंतियों पे ही आचरण करना होगा। ज्योतिबा फुले जो दे के गए हैं, क्या उसका कुछ आपने आकलन किया? जो ज्योतिबा फुले ने समाज देखा था, उस समाज में और आज के समाज में कुछ परिवर्तन देखा? ज्योतिबा फुले 200 साल पहले बोल के गए हैं। वो 200 साल तक यदि समाज नहीं सुधरता है, और आज भी ज्योतिबा फुले के विचारों को हम जीवंत मानते हैं, क्योंकि उनकी जरूरत है। यदि दो जो ज्योतिबा फुले के विचारों की आज भी जरूरत है, तो थू है ऐसी सरकारों पे जो ज्योतिबा फुले को नमन करते हैं, तो उनको अधिकार नहीं ज्योतिबा फुले का नाम लेने का। आज उतनी ही हाँ, विसंगतियां समाज में है। कौन है विसंगतियां समाज में, कौन लाता है? किसके वजह से विसंगतियां समाज में है? समाज में विसंगतियां दूर करने का काम किसका है? सरकारों का है। कांग्रेस ने तो विसंगतियां ही की है। चलो मान लिया मोदी जी आपकी बात, आपने 11 साल क्या किया? 11 साल के बाद भी आप ज्योतिबा फुले के विचार भी समाज तक नहीं ले पाए, और समाज की विसंगतियां आज आप बोल देते कि 200वीं उनकी जयंती में मैं गर्व से कह सकता हूं कि जिन्होंने वो समाज देखा था, उस समाज में मैंने पूरा परिवर्तन किया है। क्या वो परिवर्तन हुआ है? मैं एक बता दूं, बस यहाँ पर रोकूंगा इसलिए क्योंकि जब महात्मा फुले की बात है, अभी फुले फिल्म आई थी, उस फिल्म को पहले रिलीज नहीं होने दे रहे थे। उसकी रिलीज होने से पहले इतने संगठनों ने, जो मनुवादी संगठन है, इतना विरोध किया कि उसमें दुनिया भर का ये कट लगाओ वो कट लगाओ बात हुई। उसके बाद फुले फिल्म रिलीज हुई तो प्रयागराज, जहां पे अभी कुंभ हुआ था, जहां पे सब तर गए, मोक्ष प्राप्त किए, उस प्रयागराज में फुले फिल्म देखने गए लोगों के साथ मारपीट की गई। फुले की बात करेंगे डबल इंजन में, नहीं नहीं, वही अरे तो कह वन रहा हूं वे मैं ट्रैफिक आशीष, में वही कभी उन्होंने कुंभ का संवाद कर जिक्र लो। किया कि पूरा पूरा विश्व विश्व स्तब्ध था। एक करोड़ों की तादाद में कुंभ जाते हैं, और कुंभ में लोग आए, करोड़ों ने वहां पे किया, और अलग अलग जाति धर्म विविधता संस्कृति भाषा सब उन्होंने बात। लेकिन उसी बनारस में फुले की फिल्म रिलीज देखने वालों को पीटा जाता है। तो क्या फुले ने जो समाज देखा था, उससे भी घटिया समाज आपने निर्माण नहीं किया? क्या इसका कोई जवाब देंगे? खेल नीति, उन्होंने कहा कि मुझे खुशी होती है कि आज लोग अपने बच्चों को खेल में लाते हैं। किसने कहा? हमारी कुश्ती की खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक मेडल लिया, आज दिल्ली में धरने पे थी, आप ही के पुलिस ने उनको रौंदा, उनको अपने जूते के नीचे उनके चेहरे को रौंदा। ये विजुअल्स पूरे देश ने देखा है। आपका एक सांसद उनकी इज्जत के साथ खेलता है, तो ये एफआईआर तक दर्ज नहीं कर सकती। उन्हें उसके लिए भी सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ता है। किस मुंह से आप कहते हैं कि खेल कूद में लोग बच्चियों को भेजे? किस मुंह से कहते हैं आप? लाल किले के प्राचीर पे खड़े होने का अधिकार मतलब नहीं कि आपको झूठ बोलने का अधिकार मिलेगा। लाल किले पे आज आपने माफी मांग लेनी चाहिए कि लोग तो अपने बच्चों को खेल पे भेजते हैं, लेकिन जब लग आपकी लड़कियां खेल कूद में आगे जाती है, मैं माफी चाहता हूं कि मैं उनकी इज्जत की रक्षा नहीं कर पाता। हमारे सांसद उनकी इज्जत टूटती है और मैं देखता रह जाता हूं। बोल देना चाहिए था यदि आप में औकात होती और हिम्मत होती, लेकिन नहीं। अब कुछ को लोग कहेंगे कि आप तो एक दो ही उदाहरण लेते हैं। उदाहरण एक दो ही होते हैं, उसी उदाहरण नहीं से लोग भाव, डरते हैं। एक एक किरण बेदी का फोटोग्राफ आया था तलवार लेके जुलूस के सामने जाते हुए। एक किरण बेदी के उस फोटोग्राफ ने इस देश की सैकड़ों लड़कियों को आईपीएस होने की प्रोत्साहन दिया। ऐसे ही एक व्यक्ति आता है
एक सचिन तेंदुलकर आता है और कई युवाओं के हाथ में बैट थमा देता है। एक तो इस आज भी खेल हम एक कितने लोगों ने फांसी गए, कितने लोगों ने हिम्मत की असेंबली में बम फेंकने की। एक भगत सिंह थे, आज भगत सिंह रोल मॉडल है। आज महात्मा गांधी कितने थे, महात्मा गांधी एक हुए, लेकिन रोल मॉडल है। आज हमारी ओलंपिक की लड़कियां, आज कोई भी लड़की कुश्ती के लिए, ये मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं आपको, आज कोई लड़की कुश्ती के लिए जाती है या कोई मर्दानी मैदानी खेल के लिए जाती है, तो माँ बाप कहते कि नहीं भैया, माँ साथ में जाएगी, माँ साथ में जाएगी। मेरे एक दोस्त है, बहुत नजदीकी दोस्त है, मीडिया के ही है। अभी उनका मुझे फोन आया था कि इंदौर में एक कंपटीशन है और जहाँ कंपटीशन है वहां लड़कियों का रहने का व्यवस्था है। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी भी साथ में जा रही, उसकी व्यवस्था की जाए। इसके पहले पूना में जब वो खेल में थे, तब उन्होंने कहा कि अशोक, आप पूना में आप लोगों को जानते हो, तो वहीं व्यवस्था हो जाए, मेरी बेटी साथ में रहे। तो मैंने उसी स्कूल में उसकी माँ की व्यवस्था की। तो मैंने बोला क्यों? तो बोला नहीं भाई। अरे बोले बेटी बड़ी हो गई, बोले यही डर है, जो खेल कूद में हो रहा है इसलिए घर से जाना जरूरी है। यदि ये डर आज इस समाज में है, तो मोदी जी आपके लाल किले के प्राचीर से आह्वान जो करते हो, खोखला साबित होता है। कई मतलब मोदी जी को लगता है कि इस देश के लोग बिल्कुल ही दिमाग से पैदल है। मोदी जी ने कहा कि क्या कभी किसी ने सोचा कि 12 लाख रुपए पे इंटरनेट का छूट मिल जाती? 12 लाख पे कभी सोचा? मैंने कर दिया। अरे मोदी जी, जरा पुराने डिबेट उठा के देखिए, आपके अरुण जेटली के, आप ही के अरुण जेटली 15 लाख के लिए लगातार डिमांड कर रहे थे। बेचारे वित्त मंत्री हो गए, उनको मुंह की खानी पड़ी, लोग उनके उलाना देते थे मुंह पे। अरे जब आप विपक्ष में थे तो 15 लाख पे छूट मांगते थे, आज आप सरकार में दे क्यों नहीं रहे हो और आप 12 लाख पे उतरा रहे हैं? आपके जेटली जी ने 15 लाख मांगा था। मैं किसी और के नाम नहीं लेता, मैं स्वर्गीय जेटली जी का नाम लेता हूँ। डिबेट पड़े हैं पार्लियामेंट में, जाके देखिए। ऐसी कई चीजें हैं। जब जीएसटी हो गया आशीष जी, मैं इस बात पे तो मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूँ। मुझे याद है जब जीएसटी लागू हुआ इस देश में, जीएसटी लागू होने के बाद कई मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अलग अलग जगह जाके जीएसटी के, पूरे देश में जीएसटी क्या है बताया। एक कार्यक्रम में मुझे सौभाग्य हुआ कि मैं भी उस कार्यक्रम में गेस्ट करके बुलाया गया था, और सामने खड़े थे पीयूष गोयल। जब पीयूष गोयल को कुछ सवाल पूछे तो पीयूष गोयल के पास उसका जवाब नहीं था, तो पीयूष गोयल ने मुझे क्या कह दिया पता है जवाब में? कि क्या आपको लगता है कि आपको ही समझ में आता है अर्थशास्त्र? ये भारत सरकार है, बड़े बड़े आर्थिक ज्ञानियों को बिठाया है साथ, बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठ के ये जीएसटी तय किया है। तब भी मैंने कहा था कि पीयूष जी, आप भी यही रहेंगे इस देश में, मैं भी इसी देश में रहूंगा, और एक दिन आप रिग्रेट करोगे कि आपने 5 स्लैब का जीएसटी किया, जो होता ही नहीं दुनिया में। बाद में वो 5 साल का घट के 3 पे आ गया, 3 का 2। आपको 11 साल बाद जीएसटी का रिफॉर्म करना पड़े, इसके मायने ये हैं कि आपका जीएसटी का पहला प्रारूप ही गलत था, जो सारे देशवासी बता रहे थे, लेकिन जिद पे अड़े हुए थे, मैं जो करता हूं वही सही है। और आज आप कहते हैं कि इस दिवाली को मैं तोहफा दूंगा। दिवाली को आप तोहफा नहीं दे रहे हैं, दिवाली को आप आपकी की हुई गलती की माफी मांग रहे हैं। जीएसटी का सरलीकरण, ये आपकी माफी मांगना है, क्योंकि जीएसटी को कॉम्प्लिकेट आपने किया था। जीएसटी तो आपने पैदा किया था। जब कांग्रेस जीएसटी ला रही थी तो आप उस मुख्यमंत्री के कमेटी के अध्यक्ष थे, जो बार बार जीएसटी नहीं आने देने का प्रयास कर रहे थे, और आपने आखिर तक जीएसटी नहीं आने दिया। ये कांग्रेस की सरकार थी जो विपक्ष की इज्जत रखता था, विपक्ष के बोले हुए चीजों को मानता था। बाद में आप सत्ता में आ गए, आप तो किसी की सुनते नहीं। 10 लोगों ने कहने के बाद भी आपने जीएसटी लागू किया, और जीएसटी जब से लागू हो गया, आज 11 साल हो गए, एक अनसर्टेनिटी पूरे व्यापार जगत में, उत्पादन जगत में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक लगातार एक अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं कल जीएसटी में क्या होगा। आज मैं माल लूं कि नहीं लूं, कल इस पे जीएसटी बदल गया तो मैं कहां से अपने घर से भरूंगा। आपने कहा कि मैंने नए कानून बनाए, हमने हमने अंग्रेजों के जमाने की आईपीसी खत्म करके न्याय संहिता, आपने तो सिर्फ पुरानी दारू नई बोतल में भर दी, नाम ही बदल दिया। और क्या किया आपने? और पुलिस को ज्यादा अधिकार दिए कि आज नागरिकों को उठा के जेल में ठूस दे। आप कह रहे थे कि मैंने नागरिकों को जेल जाने से रोका, नागरिकों को और जेल जाने की आपने पुलिसों को सुविधा दे दी कि किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते हैं। ये आपकी भारतीय नई न्याय संहिता है। कई चीजें, मतलब एक-एक चीज पे बोलूं तो आज अपने को 4-6 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो एक एक झूठ बोल के निकल गए। उस एक झूठ को साबित करने के लिए हमें 4 उदाहरण देने पड़े, तो 4 घंटे लगेंगे बोलने में। कई चीजें मैं लगातार देख रहा था। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास विदेशी मुद्रा का अकूट भंडार है। वो भंडार किस काम का? जीरो हो जाएगा वो।
विदेशी मुद्रा का भंडार तब आपको महत्वपूर्ण होता है जब आपके रुपए की कीमत ऊंची होती है। आपके पास $4 है और मतलब विदेशी मुद्रा, आप जब लगातार यदि पैसा गिरता है आपका, आप अपने करेंसी को नहीं संभाल पाए, तो आप क्या कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा को सेक रहे हैं कि करेंसी गिर रही है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे कि विदेशी मुद्रा हमारे पास ज्यादा हो गई। विदेशी मुद्रा का भंडार आपका कम हो गया, करेंसी गिरने से आपको ज्यादा लगता है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, वॉल्यूम कम हो गई। आप करोड़ों में मत गिनिए। मैं उदाहरण देता हूं आशीष, आपके पास विदेशी मुद्रा में $100 है, तब $1 की कीमत ₹60 थी, तो आपके पास कितने रुपए है भारतीय करेंसी में? ₹6000 है। यदि यदि भारत की, यदि डॉलर की कीमत ₹90 हो गई, तो आपके पास कितना का भंडार हो गया? 9000 का। आप कहोगे कि हमारा विदेश भंडार जो है मुद्रा का, वो 6000 से 9000 हो गया। अरे वो मुद्रा 100 है, ये $100 ही है आपके पास, आपके रुपए की कीमत गिर गई। ऐसे छलावा मत कीजिए मोदी जी। नहीं, मैं एमएसएमई की इसे बात बता करते दूं, हैं। जब आपने कहा तो मैं साथ साथ समानांतर पैरेलल तलाश भी करता हूं। 6 दिन पहले की बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, $9.3 अरब घटा विदेशी मुद्रा भंडार। हाँ, 9.3 अरब डॉलर। आप देखो, क्या होता है कि एक शामिल बाजा होता है, कुछ भी बोल दो, लफाजी कर दो। एक होता है तुलनात्मक, कि एक साल में कितना आप घटे। आपने खेल की बात कही थी भाई, वो भी 2-3 चीजों पे, एक आत्मनिर्भरता पर और खेल पे चर्चा करना। 26 मिनट हो गए हैं, 5-7 मिनट और लेंगे। हम लोग कई बार मोदी जी को गलत समझते हैं। मोदी जी जो खेल बोल रहे थे, वो स्पोर्ट्स नहीं बोल रहे थे, स्पोर्ट्स नहीं बोले, उन्होंने खेल कहा। खेल हम्म, बढ़ा है देश। आप देखिए खेल बढ़ा कैसे, कि स्कूल खत्म किए जा रहे हैं। 5000 स्कूल एक मुश्त भी योगी जी खत्म करने जा रहे हैं। तो खेल बढ़ा। खेल कौन सा बढ़ा? वो स्पोर्ट्स में नहीं गए बच्चे, वो नफरत के खेल में शामिल हुए। वो नफरत के खेल, खेल बढ़ा देश में। ईडी सीबीआई का खेल बढ़ा देश में, इनकम टैक्स का खेल बढ़ा देश में। ये खेल ही है। उनके खेल को हम लोग विस्फोट कर देते हैं, हम लोग विस्फोट समझ गए। चुनाव स्पोर्ट्स नहीं। चुनाव आयोग ने तो आईपीएल ही चालू कर दिया, लीग चालू कर चुनाव दी। आयोग, हाँ, चुनाव आयोग तो आउट ऑफ द वर्ल्ड खेल रहा है। उन्होंने लीग कहा चालू कर दी, उन्होंने कहा एक आदिवासी राज्य से दूसरे राज्य में। आदिवासी हाँ, उन्होंने कहा आदिवासी, आज आई बात जो है नक्सलवाद की। कहा आदिवासी जो जो इलाके हैं जनजातीय, उसमें 120 जिले प्रभावित थे, आज 20 जिले बचे हैं। अब ओलंपिक में जा रहे हैं आदिवासी बच्चे। जरा ओलंपिक में मुझे नाम बताओ, मैं नाम बताऊंगा। मैं लिम्बाराम से शुरू करूंगा। फिर वही बात कहना कि वन वे ट्रैफिक है, खड़े हुए बोल दिए। लिम्बाराम कौन था पता है मोदी जी को? अगर 4 आदमी ना बताओ और लिख के ना दे टेलीप्रॉम्प्टर पे, लिम्बाराम से शुरू करूंगा, दीपिका कुमारी तक आऊंगा। एक एक नाम, उसके लिए मुझे टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं चाहिए, और रिसर्च करूंगा तो 10 बताऊंगा, बिना नहीं, रिसर्च के बताऊंगा। नहीं, एक मिनट पता ही नहीं। आशीष, मैं इसमें नक्सल पे 1 मिनट में एक ही 32 सेकंड लूंगा आपसे। हाँ, 11 अडानी। साल में ऐसा क्या हुआ? नहीं, 11 साल में ऐसा क्या हुआ हाँ, कि 11वें साल में ही एकदम नक्सल पे टूट पड़े? हाँ, इसमें कोई देश की भलाई नहीं है, ये आदिवासी भलाई, मतलब 11 साल तक आदिवासियों की भलाई नहीं करनी थी, अभी 11वें साल अडानी। में आदिवासी याद आ गया। क्या हुआ? 2 राज्य है, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य है। ये अपने भारत का पूरा मिनरल और माइंस इन्हीं 3 राज्यों में बटी। हाँ, महाराष्ट्र में यदि लोग कहते हैं कि हमारे पास भी माइनिंग है, बोल रहे थे बीच में मराठी लोग, तो वो भी माइनिंग उसी छत्तीसगढ़ को लग के ही है, जो हाँ, विदर्भ का रीजन है वो, ठीक है। तो एक कॉरिडोर है माइनिंग का अपने यहाँ। उस माइनिंग के कॉरिडोर में से 2 बड़े राज्य, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, गौतम अडानी चला रहे हैं। हम्म, हम्म, तो गौतम अडानी जी के जो मिनरल्स वहां से निकलेंगे छत्तीसगढ़ से, वो उड़ीसा होते हुए पोर्ट पे चलेंगे और वहां से एक्सपोर्ट होंगे। तो पूरा कॉरिडोर खाली चाहिए आपको, नक्सल फ्री चाहिए। तो सरकार ने पूरी ताकत नक्सल पे, ये तो अडानी को मदद करने के लिए बाय डिफॉल्ट इसमें आदिवासियों का भला हो रहा है, बाय डिफॉल्ट। अब कितना होगा, ये आदिवासी के लिए रो रहे हैं, बताइए। एक आदिवासी युवा नेता
छत्तीसगढ़ का, इसके लिए लड़ रहा है कि उसके जिले में, रायगढ़ जिला जो आदिवासियों का जिला है, जहां माइनिंग होता है, वहां पावर प्रोजेक्ट है जिंदल का, वहां माइनिंग की एक्टिविटी है अडानी, वहां माइनिंग फंड होता है, एक माइनिंग के ऊपर एक सेस लगता है, और उस सेस से जो पैसा मिलता है उसी जिले में खर्चा होना आता है उन आदिवासियों के बीच में जिनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया माइनिंग के चलते। डीएमएफ फंड बोलते हैं उसको। वो डीएमएफ फंड आदिवासियों के लिए खर्चा हो जाए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी खर्चा हो जहां सबसे ज्यादा माइनिंग है, ये डिमांड करने वाला एक आदिवासी नेता भारतीय युवा जनता मोर्चा का छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष कल अपने पद से निकाला गया, क्योंकि उसने वित्त मंत्री को आड़े हाथ लिया कि आप भी रायगढ़ से, वित्त मंत्री वहां ओपी चौधरी है जो रिटायर्ड है, मतलब जिसने वीआरएस लिया, आईएएस अधिकारी, वो चला रहे छत्तीसगढ़, वो अडानी का फ्रंट फेस है वहां, गौतम अडानी का, क्योंकि अमन सिंह जो गौतम अडानी के यहां डायरेक्टर है वो उनकी देन है। यदि एक आदिवासी मेरे जिले में, मेरे जिले का मिलने वाला फंड क्यों नहीं व्यय हो रहा है, ये सवाल पूछने से अपने पद से निकल जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार आदिवासियों के प्रति कितनी सजग है, ये देखते हैं। एक आदिवासी नेता मुख्यमंत्री बन गया क्योंकि वो आपका साथ नहीं दे रहा था, एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं था, तो 5 महीने लोकसभा के समय जेल काटता है सोरेन, 5 महीने जेल में रहता है झारखंड का मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि उनको भी पता नहीं कि वो जेल में क्यों है, ईडी को पता नहीं कि उन्होंने आरोप तो लगाए लेकिन उसका सबूत कहां से लाए। जब जज साहब ने पूछे कि भाई ये जेल में क्यों है, बोले साहब एक जमीन का मामला है। बोले कौन सी जमीन? बोले वो जमीन। बोले इसका क्या उस लेना देना उस जमीन से? क्या इसका कब्जा है? नहीं। इसका खेत पड़ोस में है? नहीं। ये क्या उस गांव में रहता है? बोले नहीं। कभी इसने खरीदी है जमीन? बोले नहीं। क्या इसका कब्जा है उस जमीन पे? नहीं। कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड? बोले नहीं। तो बोले फिर ये उस जमीन से इस मुख्यमंत्री का क्या मतलब है? बोले साहब किसी ने एक हमको लिख के दिया। अरे बोले कोई आदमी लिख के देगा और आप उसको जेल करोगे, एक मुख्यमंत्री को, आदिवासी मुख्यमंत्री को? प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से आदिवासियों को माफी मांगनी चाहिए कि मैं रवि भगत को पार्टी में नहीं रख पाया क्योंकि उसने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी। मैं आदिवासियों के नेता, आज शिबू सोरेन गए तो बड़े आंसू बहा रहे थे, उन्हीं के बेटे हेमंत सोरेन को जेल में डालते हुए इन लोगों को शर्म नहीं आई। कोर्ट ने जमानत दी ये बोलते हुए कि आपने बहुत अति की। आप बात कर रहे हैं, आए दिन ईडी को कोर्ट लताड़ता है, सरकार को शर्म नहीं आती? किस बात की बात करते हैं आदिवासियों की आप? क्या आदिवासियों के लिए किया? आदिवासी आपके लिए मात्र एक वोट बैंक चुनाव के समय, और बाकी समय उत्पीड़न की जगह है। जंगल काटो, पुलिस लगा के जंगल काट रहे हैं। आज जो जंगल कट रहे हैं उड़ीसा में, ये छत्तीसगढ़ में, आप सोच भी नहीं सकते। छत्तीसगढ़ अपने आप में यदि आप खबरें करने लगेंगे तो सुबह से शाम तक एक नया चैनल खोलना पड़ेगा आदिवासी उत्पीड़न का इस देश में। बोल रहा कितना था कि अब उत्पीड़न तो हो रहा है। आपने द्रौपदी मुर्मू, आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट की बात की। क्या किया नॉर्थ ईस्ट के लिए आपने? मणिपुर जल रहा था, अभी भी गए? मणिपुर आग आज भी बुझा पाए? मणिपुर जल रहा था, मणिपुर भी तो बॉर्डर स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट भी तो चाइना को लग के ही है। तब आपको वहां सरकार बर्खास्त करने की कोई, 1 साल मणिपुर जलने के बाद आपने शर्मा शर्मी में वहां सरकार बर्खास्त कर दी। क्या अनुसुईया उइके ने, वहां गवर्नर ने रिपोर्ट नहीं दी थी? आपकी गवर्नर आंसुओं से रो रही है और आपके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाल रहा। कौन सा दिल है आपके सीने में आदिवासियों के लिए? किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दो, कोटा पूरा हो गया। एक दलित को राष्ट्रपति बना दो, कोटा पूरा हो गया। बाकी दलित उत्पीड़न के लिए तैयार रहे। कितनी बातें, मतलब मैं लगातार, मुझे एक ही समझ में नहीं रहा था कि भाई मेरा तो झूठ को उजागर करने की कैपेसिटी भी मेरी है, लेकिन झूठ बोलने वाले की कैपेसिटी यदि खत्म नहीं हो तो कब तक आदमी उसको कहते रहे। बोले गरीबी हटाओ, मैंने तो गरीबी हटाई। महात्मा ज्योतिबा फुले, 200वीं जयंती, फिर एक नया पूर्वी भारत, उन्होंने कहा कि खेल कूद में उस वो भी हो गया।
हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने मोटापे पे लेके बहुत चिंतित है वो, हाँ। और उन्होंने कहा कि ये मोटापे से मैं चिंतित हूँ। मुझे लगता है कि वो मोटापे की यदि अपने कैबिनेट पे ही पहले मोटापा कम करवाए कैबिनेट का, और अपने जो दो प्रिय उद्योगपति है उसमें से एक उद्योगपति भी मोटा है बेचारा, जरा पहले उसमें ध्यान दे, तो पूरे देश को बाद में ज्ञान दे। ठीक है। हाँ, गुरु तेग बहादुर का भी उन्होंने जिक्र किया। ठीक है। हमारे देश की विविधता को हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या विविधता का सेलिब्रेट करोगे आप? कश्मीर के लोग आते तो उनको कॉलेज से निकाल दो करके ये भगवा पहन के लोग आह्वान करते हैं, कश्मीर को बच्चों को हटा दो यहाँ से। ये विविधता है क्या? मुस्लिम धर्म विविधता में नहीं आता, दुश्मनों में आता है। 2080 की बात करते हो, आप खुद शमशान कब्रिस्तान की बात करते हो, आप खुद हलाल झटके की बात करते हो, तब विविधता समझ में नहीं आती। विविधता में एकता किस बात की विविधता की बात करते हैं आप? मराठी, असमिया, बंगला को हमने क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया, बिल्कुल दिया आपने, बहुत अच्छा किया, साधुवाद आपको। लेकिन मराठी भाषियों को पहले स्टैंडर्ड से हिंदी पढ़ाने का कंपलसरी क्यों किया आपने? क्यों मराठियों को आंदोलन करना पड़ा? अरे बच्चा जब पैदा होके स्कूल जाता है तो वो अपनी मातृभाषा बोलना शुरू करता है, उसको अक्षरों की पहचान नहीं होती, ना वो पढ़ सकता है ना लिख सकता है। जब वो पहली स्टैंडर्ड में जाता है तो वो अक्षर लिखना शुरू कर देता है, उसको अपनी जो मातृभाषा है उसको कागज पे उतारना शुरू कर देता है, उसको पढ़ना शुरू कर देता है। ऐसे समय वो अपनी मातृभाषा को डेवलप करे कि आपकी हिंदी को डेवलप करे। और मराठियों में प्रॉब्लम ये है कि मराठी और हिंदी की मात्राएं एकदम अलग है। यहाँ पहली लगती है मराठी में, वो हिंदी में दूसरी लगती है। तो 1 साल का बच्चा क्या समझ में आएगा हिंदी का? हिंदी पहली से 5वीं तक कंपलसरी ना करो, इसके लिए आपको आंदोलन करना पड़े मराठी लोगों को, और फिर आपको इसको विड्रॉ करना पड़े। तो क्या आपने कभी राज्यों को कॉन्फ्रेंस में लेके ये बोला था कि मैं हिंदी कंपलसरी करने के लिए जाऊं? क्या कभी आप स्टेक होल्डर से बात करते हो कि तुगलकी फरमान, रात को सो लिया, आग सपनों में आ गया, हिंदी कंपलसरी करना है, सुबह उठ के आपने तुगलकी फरमान निकाल दिया, हिंदी कंपलसरी करो? कोई भाषा किसी पे थोपी नहीं जाती, भाषा लोग सीखते हैं। और यदि आप कहते हैं कि हिंदी ही है, हिंदी भी नहीं है, दक्षिण की प्राकृत बेस्ड भाषा हो या फिर अपनी हिंदी हो, उर्दू हो, इन सभी की बेस में संस्कृत है। फिर आप संस्कृत को ही राष्ट्रभाषा अनाउंस कर दो, आप भी संस्कृत में बोलना शुरू कर दो, संस्कृत कंपलसरी करो सबको। आपको जो आता है वही आप कंपलसरी करो। और यदि तीसरी भाषा अनिवार्य है देश के डेवलपमेंट के लिए, तो फिर यूपी में भी कंपलसरी कर दो, तमिल, कन्नड़, मलयालम, जो सब्जेक्ट चाहे। अरे आपके यहाँ रेगुलर सब्जेक्ट हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं, आपने यहाँ स्कूलों में छत नहीं, टॉयलेट्स नहीं है, बिजली नहीं है, पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की सरकार के पास स्कूल पढ़ाने के लिए जगह नहीं है, वो सारे स्कूल गोद दे रहे हैं, सरकारी स्कूल ले भाई तुम ही पढ़ा दो, हमारी औकात नहीं रही बच्चे पढ़ाने की, क्योंकि हमको तो बहनों को पैसा देना, बच्चों को पढ़ाने का पैसा हमारे पास नहीं। स्कूल नहीं है, अभ्यासक्रम लागू करो, पर स्कूल तो लाओ। घर नहीं है, गैरेज नहीं है, पहले गाड़ी खरीद के लाए, बंद कर रहे हैं गाड़ी रखो स्कूल, क्या? लाओ क्या बात कर रहे हो आप? लाओ की बात करो, बंद क्या किया जा रहा है स्कूल? हजारों स्कूल बंद किए हजार जा रहे हैं। स्कूल औपचारिक रूप से तालाबंदी लग रहा है। अरे बाबा, जिस अनौपचारिक संघ के सामने आपने नतमस्तक हुए, उसी संघ चालक ने 4 दिन पहले कहा कि विश्व में तीसरी इकोनॉमी होने के कोई मायने नहीं रखते यदि हम स्कूल और स्वास्थ्य आम आदमी को मुहैया नहीं करवा पाते। स्कूल और स्वास्थ्य दोनों सेक्टर प्राइवेट हाथों में चले गए हैं, इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी अपने बच्चे को शिक्षित करना सोच भी नहीं सकता, और आम आदमी, सामान्य इंसान, इलाज लेना भी उसके हाथ के बाहर चला गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिस संगठन के सामने आप नतमस्तक हो रहे थे लाल किले से, उन्हीं के मुखिया कह रहे हैं। हमारी बात छोड़िए, हम हम तो पाकिस्तानी, चाइनीज, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही, सनातन द्रोही, हम सब कुछ है।
लेकिन आप तो स्वयंसेवक हैं, संघ हाँ, चालक के भागवत मायने तो होते हो। भागवत जी की शिक्षा और इतनी तो बात शास्त्र। मान लीजिए। भागवत जी ने तो और तो कुछ नहीं कहा, 75 साल पे भी अब चुप हो गए वो, कि भाई कर लो 75, अपनी मनमानी कर लो, जैसा संगठन चलाना है वैसा चला लो, हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन यदि विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है वो, तो इस एनजीओ की उसको तो मानो यार। मात्र उनको जेड कैटेगरी सुरक्षा मत दो उनकी मुखबिरी करने के लिए। कोई हमला नहीं कर रहा है उन पर। मतलब कांग्रेस की सरकार थी तो उन वो सुरक्षित थे, तो और आपकी सुरक्षित सरकार थे। आने के बाद असुरक्षित हो गए। बड़े अजीब रूल है इस भागवत देश के। खतरे में इनकी सरकार में, हिंदू खतरे में इनकी सरकार में, और ये सरकार में हिंदुओं की सरकार है। ये हिंदुओं की और सरकार है। पता है बाबू, मतलब कई आपने कई एक कई जगह। हाँ, एक ध्यान नहीं दिया है आप। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे ताकत दीजिए, दिया तो है। आशीर्वाद दिया, ताकत दिया। 11 साल में आपने क्या कहा? सिंधु जल। बोले मेरे देश में जब सूखा पड़, मेरे देश की जमीन सूखी हो, दूसरे की जमीन कैसे सींच सकता है? ये आपको 11 साल बाद पता पड़ा। इसके पहले आपको नहीं पता पड़ा था। अभी ज्ञान हो गया। किस पेड़ के नीचे बैठे थे? सिंधु जल आपने इसलिए बंद किया क्योंकि पहलगाम हुआ। पहलगाम नहीं होता तो आपको कश्मीर के सूखे खेतों का कोई चिंता नहीं थी। वो भी अभी पहलगाम के धरातल बाद पर ही। नहीं बंद है बाबू। हाँ, अभी भी नहीं, धरातल अभी पर नहीं टाइम बंद है। टाइम अभी लगेगा अभी आशीष, कहाँ तब भी बंद हमने। हुआ है यहाँ? मैंने क्या कहा? ये गोदी और पामेरियन चैनल ही पाकिस्तान में भुखमरी कर रहे थे। हमने तो तभी कहा कि किसी नदी का जल रोकने के लिए बांध की जरूरत है, और बांध का हम्म, प्रोजेक्ट कम से कम 3 या 4 साल लगते हैं। एकाएक नहीं होता बांध का प्रोजेक्ट। नदी डाइवर्ट करने के लिए नदी कनेक्टेड भी नहीं है हमारे यहाँ, कि आपने एक नदी हाँ, पूरी डाइवर्ट कर दी। वो भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। कोई किसी के नदी को नहीं रोक सकता जब तक बांध नहीं बनाओगे। बांध बनाने के लिए टाइम है। अभी तो उसका टेंडर भी नहीं निकला है, अभी तो उसका प्रारूप नहीं, डीपीआर भी नहीं सबमिट हुआ है शायद। ये स्थिति हो गई है। लेकिन आप, लेकिन खून अभी और पानी साथ में नहीं चल सकता। अभी क्रिकेट और खून साथ में जा सकता है। हाँ, क्योंकि अमित शाह का बेटा क्रिकेट कंट्रोल का जैसा मुखिया है, तो अब क्रिकेट पाकिस्तान के साथ खेल सकते हैं। हम पानी नहीं दे हाँ, सकते उनको, क्रिकेट खेल सकते हैं, खेल हो सकता है। उन्हें जो बोला ना खेल को बढ़ावा देना, वो भी खेल है आशीष। खेल हम्म, को बढ़ावा देने में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट यही एक खेल को बढ़ावा है। बाकी हमारे यहाँ खेल की सुविधाएं क्या है, खेल के ग्राउंड्स कितने हैं, क्या जो चाइना सबसे ज्यादा मेडल लेता है उनको जरा देखिए, उनकी सिस्टम देखिए। स्कूलों से कैसे खेल कूद के प्रति लोगों को तैयार किया जाता है। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है? कौन सा सिस्टम है? हमारे यहाँ क्रिकेट ही सब कुछ है, और कुछ नहीं है। बाकी खेलों को क्या प्रोत्साहन करते हैं? कौन पूछता है, कौन बात करता है? गोल्ड मेडल लेने वालों की हालत तो हमने देख ली है। पहले लड़कियों को तैयार करो, वो गोल्ड मेडल मिलेगी, फिर उसके बाद संगठन में जो ये नराधम बैठे हैं राजनेता, उनके सामने लड़कियां परोसो। यही काम चल रहा है ना। तो कुल मिलाकर यार, इनके भाषण का मतलब एक एक पहलू देखे तो ऐसा लगता है कि भाई गजब का बोल रहे हैं। पहले गलती करो और उसको सुधारो, और उस सुधारने को गिफ्ट कहो। नहीं नहीं, कोई सुधारने गिफ्ट को गिफ्ट नहीं। कहो। तीन तीन मैं लाइनें वो मैं खाली हैं। मैं आपका घर गिरा दूं, फिर उसको बनवा दूं। जब आपका घर बनवा दूं तो समाज को बुला के बोल दूं, देखो मैंने इनको सर घर गिफ्ट कर दिया है। अरे भाई तेरे गिफ्ट की जरूरत ही नहीं थी, हमारा घर था ना। गिराया किसने? तूने गिराया। जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड किसने बनाया? आपने बनाया। और जीएसटी सरलीकरण करने का आप कहते हो कि मैं गिफ्ट दे रहा हूं दिवाली। भैया ऐसे गिफ्ट नहीं चाहिए हमको, ऐसे गिफ्ट अभी नहीं चाहिए। अभी तो दिवाली आने दीजिए। अभी दिवाली आने दीजिए। संघ की तारीफ की है, लेकिन कार्यक्रम अभी हम और भी करेंगे। संघ की तारीफ की है, लेकिन संघ सतर्क रहे। संघ की तारीफ जब की तो हेडगेवार, गोलवलकर, देवरस, राजेंद्र सिंह, रज्जू भैया, सुदर्शन और भागवत, किसी का नाम तो ले लेते। किसी का नाम नहीं आया है, सावधान रहे। ये संघ जो सबसे बड़ा एनजीओ है, आगे इसकी होल्डिंग्स और शेयर्स ट्रांसफर होने वाले। दूसरी बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह को नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रेन कोट पहन के नहाते हैं। आज मैंने उसी रेन कोट पर एक नया शब्द सोचा है, आप लोग के हवाले है, डोज करिए या न करिए। नहीं करेंगे तो आज से इस्तेमाल नहीं होगा। एक नया आरएनडी पर बहुत पैसा किया है ना खर्च मोदी जी ने। आरएनडी पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 11 साल में मोदी के आरएनडी से सिर्फ एक चीज बना है इस देश में, वो है सेम कोट। रेन कोट की जगह सेम कोट। वो सेम सेम में बोलने में गड़बड़ हो सकता है,
वो बड़ा वाला सर, शंकर वाला सर, सेम कोट, जिसको हिंदी में शर्म कहते हैं, ये सेम सेम कोट सेम पहन कोट। करके, हाँ सेम कोट, तो रेन कोट की जगह सेम कोट है, और मोदी जी वो सेम कोट पहन के शर्मिंदगी के बीच में बिल्कुल निर्भय होकर के विचरण करते हैं। चारों तरफ से गिरता रहे, इधर से सर मरे, शर्मिंदा हो कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो, सब फिसल जाता है, उनके शरीर को टच नहीं करता। वो सेम कोट है। रेन कोट पानी से बचाता है और सेम कोट शर्मिंदगी से बचाता है। अगर वो कोट नहीं होता तो इंसान शर्म से छत बिच्छत हो जाए, छलनी हो जाए शर्मिंदगी से, अपने कर्मों से और 11 साल के नतीजों से। लेकिन ये कोट है, और ये भी अदृश्य है। रेन कोट तो फिर भी दिख जाता है, ये बिल्कुल अदृश्य है। ये उसी राजा कपड़े टाइप है, जो भावुक जो कहानी बताते हैं राजा, उसी राजा के कपड़े जैसी ये कोट है। इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत काम हुआ है। मोदी जी ने कहा डिफेंस सेक्टर, ऑपरेशन सिंदूर सब की हमने दिखा दिया। उस डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें वहीं पर अपने ही भाषण में बेसिकली मोदी जी सोचते हैं मैं एक लाइन बोलूंगा तो उस पर आदमी सोचेगा दूसरा फिसल जाए। वहीं पर कहा, और उसी में कहा कि हमें जो है फाइटर जेट के इंजन बनाने चाहिए, जिसका आप इंजन तक नहीं बना पाए हो, कह रहे हो कि हमने उसमें तीर मार दिया है। तो फिर धनुष बाण से युद्ध लड़ो, उसमें आत्मनिर्भर हो। जहाज में आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, वो कर रहे हो क्या कहते हैं बॉडी बनाने को, असेंबलिंग 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 कर रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर असेंबलिंग। टेक्नोलॉजी है, हाँ असेंबलिंग। स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी है। हाँ, तो आप कहीं पर डिफेंस सेक्टर में गोला बारूद बन रहा है देश में, इसमें कोई दो राय नहीं है, गोला बारूद बनता है। जिस ब्रह्मोस की बात करते हो वो ज्वाइंट वेंचर रसिया के साथ था। रशिया के साथ है। रसिया ने आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। आप बताओ ना, जहां पर 100% इंडियन टेक्नोलॉजी अपने R&D से, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो बना हो, और आपके कालखंड में बना हो भाई। ये भी नहीं कि नेहरू वाला अपने नाम पे कर लो, लकीरें दिन भर मिठा रहे हो आप। अपने कालखंड की उपलब्धि बता दीजिए, अपने कालखंड। और उसके बाद एक और सेमीकंडक्टर पर तो हम आएंगे, लेकिन मैं ऐसे चर्चा में ही एक सब झलक देखा। तो इस कॉन्सेप्ट का जब दुनिया में हुआ तो 1984 में इस विषय पर बातचीत हुई थी। तब कौन था? इंदिरा गांधी। 2007 में दोबारा मनमोहन सिंह के सरकार में सेमीकंडक्टर को लेकर के जब दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की चर्चा हुई, तो इस पर काम शुरू हुआ। और 2013-14 में मनमोहन सिंह ही थे जब सेमीकंडक्टर को लेकर के भारत के इन्हीं पीएसयू, जिनको आप कहते हैं कि हमने इसको फायदे पहुंचाए, इन्हीं को उस सेमीकंडक्टर को लेकर के कुछ ऑपरेशन अब शुरू, मतलब एक्टिव होने का जिम्मा दिया गया। और 14 में आप आए, और 2024 में आपने सेमीकंडक्टर पर, मतलब 2021 के बाद 14 में आए थे, 21 के बाद आपको तो उसी समय समझना चाहिए था कि 13-14 मनमोहन सिंह जो शुरुआत की है, इनिशिएट किया, उसको 14 से हम रॉकेट बना दें ना। आप 21 के बाद सेमीकंडक्टर का स्पेलिंग याद किए, और 24 के बाद बोलना शुरू किए। पहले स्पेलिंग याद किए 21 से, फिर 24 के बाद बोलना शुरू किए, और और इसकी अभी और भी हम थियोरी खोल दें। सेमीकंडक्टर का भी हमारे यहाँ पैकेजिंग हो रहा है, हाँ हाँ। तो जो पहला और एग्रीमेंट हुआ है वो। महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट आने वाला था, तो उसको लेके गुजरात चले गए। गुजरात चले तो गए। जो है, हाँ, हमें इजाजत दीजिए। और फिर आखिर में एक ही बात, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस पर मैं तो शपथ ले चुका हूं, भाव ले चुके हैं। एकदम आप शपथ ले लीजिए कि इस देश को झूठ से, जुमले से और लफाजी से आजाद करना। अगर इससे आजादी मिली तो सबसे आजादी मिल जाएगी। आप अपने आसपास तलाशिए, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि झूठ, जुमले और लफाजी, इन तीनों से देश को चाहिए आजादी। झूठ, जुमला और लफाजी, इन तीनों से देश को दिलाओ आजादी। तो अगर इन तीनों से मिल गई आजादी, तो फिर देश में सारे संकट अपने आप धीरे धीरे छट जाएंगे। अपने आसपास नजर डालिएगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा भाई, अपने आसपास नजर डालिए और दूर तक भी देखिए। अगर कोई ऐसा नजर आए तो तौबा तौबा कर लीजिए उससे। फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप बहुत सभी बहुत को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।